हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको पता ही है आजकल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आपके जो कॉलेज हैं वो बंद हैं और आपकी पढ़ाई जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने सिलेबस तो आपका सारा कंप्लीट करा दिया है, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में शायद आप जल्दी ही आपके एग्ज़ाम होंगे और उन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके वही जो सिलेबस मैंने कराया है उसी को मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। ठीक है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका ये सिलेबस जो है तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सोशल स्टडी, जो कि आपका स्टार्टिंग होता है हिस्ट्री टॉपिक से। और हिस्ट्री में जैसे कि आप प्राचीन कालीन हिस्ट्री जो है वो पढ़ चुके हैं, अब आपका जो है थर्ड सेमेस्टर में आपका शुरू होता है मध्यकालीन हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जैसा कि आप जानते हैं, ये मध्यकालीन इतिहास को आपका मुस्लिम कालीन इतिहास भी कहा जाता है। तो जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू होता है लगभग 712 ईस्वी से, जब सबसे पहला जो अरबी शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने 712 में सिंध और मुल्तान को जीत लिया था और उसके बाद इसने यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। यही ऐसा व्यक्ति था जिसने कि सबसे पहले सिंध वासियों पर गैर धार्मिक कर या जिसको जजिया कर कहा जाता है वो लगाया था। अरबी लोगों के बाद जो है भारत पर जो दूसरे हमले किए थे वो तुर्की शासकों ने किए थे, और जो तुर्की शासक थे वो काफ़ी बर्बर और असभ्य जाति थी। ये माना जाता है कि इनका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था और ये भारत में मुस्लिम धर्म को जो है प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। तो तुर्की लोगों में जो सबसे पहला व्यक्ति है वो था आपका जो है महमूद गजनबी, जिसने कि जो है भारत पर सबसे पहला जो है आक्रमण किया था। और इसने सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाई थी वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पहुंचाई थी। भारत में तुर्की व मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो था, जो वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता था, वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने कि अपने साम्राज्य को पूरी तरह से भारत में स्थापित कर लिया था। ये सभी जो है आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा वास्तविक उद्देश्य है भारत में मुग़ल साम्राज्य का जो है विस्तार किस प्रकार से हुआ, सबसे पहला मुग़ल संस्थापक कौन था जो जिसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो हम यहाँ पर जो है थर्ड सेमेस्टर में आपका यहीं से जो है शुरू करेंगे भारत में मुग़ल साम्राज्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत में मुग़ल साम्राज्य। भारत में मुग़ल साम्राज्य का समय जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत में मुग़ल साम्राज्य चलता रहा। भारत में मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यह मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और यह 1526 में भारत में आया था और सबसे पहला जो युद्ध था इसने वो पानीपत का युद्ध लड़ा था, जो लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। और इस युद्ध में जो है इसने तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखानों का प्रयोग किया था और इन्हीं नई पद्धतियों के कारण जो है इसने इस युद्ध को इब्राहिम लोदी से जीत लिया था और इब्राहिम लोदी को मार डाला था। दूसरा युद्ध जो बाबर का लड़ा गया था वो उसने 16 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ जो है लड़ा था और इस युद्ध को जीतकर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तीसरा युद्ध बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, जो कि मेदिनी राय के साथ लड़ा था और यह युद्ध भी इसने जीत लिया था। इसका जो चौथा युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है, जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और इस युद्ध को बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। यानी आपने देखा कि बाबर ने यहाँ पर जो है 4 युद्ध लड़े थे और 4 युद्धों में से सभी युद्धों को इसने जो है जीत लिया था। इसीलिए क्योंकि इसने यहाँ पर तोपखानों का, जो कि इससे पहले भारत में कभी भी प्रयोग नहीं हुए थे, तोपखानों का प्रयोग किया था और इन्हीं के कारण जो है यह युद्ध जीत गया।
बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए बाबर को जहर दे दिया था और उसी जहर को पीने के कारण जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब आती है बाबर की कि बाबर ने क्या क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें की थी जिनमें कि जिसके कारण कि बाबर को याद किया जाता है। तो बाबर ने एक तो सबसे मेन था कि उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कि तुजुके बाबरी नाम से थी और यह इसने तुर्की भाषा में लिखी थी। आपके एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बाबर की जो आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखी गई थी। तो उसने अपनी आत्मकथा जो थी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर जो है एक और डायरी जिसको कहा जाता है वो लिखा करता था जिसको दैनंदिनी भी कहा जाता था और इस डायरी में वो फलों पौधों जीव जगत और ऋतुओं आदि का वर्णन करता था। इन बातों से पता चलता है कि उसका अंदाज जो था वो शायराना भी था। अब मेन आता है कि बाबर का जो जन्म था वो कब हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में बाबर को उदार कहा जाता है और उसी की उदारता के कारण जो है इसको कलंदर नाम भी दिया गया था, यानी इसको कलंदर कहकर पुकारा गया था। बाबर ने सड़क मापने के लिए जो है एक पैमाना बनाया था जिसका नाम था गजे बाबरी। अब आपने देखा कि जो बाबर की कुछ इस तरह की चीज़ें हैं उसमें उसने ज़्यादातर अपने जो है नाम का प्रयोग किया है, इसलिए हमें याद करते समय जो है ये आसानी होगी कि क्योंकि इसकी सारी किताबों और जो मतलब इसकी आत्मकथा रही है या फिर इसने इस तरह की कोई चीज़ बनाई है तो उसमें बाबर बाबर का यूज़ किया है, तो उससे हमें जो है याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा बाबर ने एक ज्यामितीय विधि से आराम बाग बनाया था जो कि इसने आगरा में बनाया था और इसका नाम था नूरे अफ़गान। इसके अलावा बाबर के जो आता है कि बाबर के पुत्र कितने थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। परंतु जो इसका उत्तराधिकारी बना यानी इसकी मृत्यु के बाद जिसने कि मुग़ल साम्राज्य पर अधिकार किया वो था हुमायूं, यानी कि इसके बाद बाबर के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बना था हुमायूं। अब बाबर की आत्मकथा या बाबर की सारी जीवनी के बाद हम जो है आगे चलते हैं मुग़ल साम्राज्य में, जो कि सेकंड यहाँ पर जो है मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी रहा था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु है वो 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। एक हमारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने मजाक में ही इनको जो है एक लुढ़कता हुआ सम्राट माना है और अंत में इन्होंने ये भी कहा कि एक लुढ़कता हुआ सम्राट लुढ़कते लुढ़कते उसने साम्राज्य बनाया और लुढ़कते लुढ़कते ही वो अंत में मर गया। अब क्योंकि हुमायूं को लुढ़कते हुए सम्राट की उपाधि दी गई तो इसके युद्धों की अगर बात आती है तो हुमायूं ने प्रथम जो युद्ध लड़ा था वो था देवरा का युद्ध। 1531 में कलिंजर बुंदेलखंड के रुद्रदेव से जो है इसने एक युद्ध किया था और उस युद्ध को ये हार गया था। दूसरा युद्ध इसने गोमती नदी के तट पर अफगानी शासकों से किया था लेकिन इस युद्ध में यह जीत गया था। तीसरे युद्ध की जब इसकी बात आती है तो तीसरा युद्ध इसने चौसा का युद्ध लड़ा था जो कि 26 जून 1539 ईस्वी में इसने जो है शेर खान के साथ लड़ा था और शेर खान ने इसको हरा दिया था और इसको हराने के बाद इसका सारा साम्राज्य जो है वो जीत लिया था। 1539 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं जो है वो बिना किसी साम्राज्य के यहाँ से वहाँ भटकता रहा। फिर यह ईरान के शाह से मिला और वहाँ पर बैरम खान के साथ मिलकर के इसने 1555 ईस्वी में शेर खान से दोबारा अपना राज्य जो है वो प्राप्त कर लिया था। यानी इसने बैरम खान के साथ जो है युद्ध लड़ा और शेर खान ने इसका साम्राज्य छीन लिया था, उससे दोबारा से अपना जो है साम्राज्य इसने जो है हासिल कर लिया। अब आती है हुमायूं ने जो है ऐसा क्या क्या जो है स्पेशल किया जिसके लिए कि हुमायूं को याद किया जाता है। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की
स्थापना की थी, यानी कि हुमायूं के द्वारा बसाया गया दीन पनाह नगर जो कि दिल्ली के निकट था। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह बाबर ने हुमायूं को उसकी एक विजय करने के बाद जो है, एक किसी राज्य को जीतने के बाद जब इसे विजय प्राप्त हुई थी तो खुश होकर के जो है बाबर ने इसको यह कोहिनूर हीरा जो है दिया था। हुमायूं ज्योतिषी में भी बहुत विश्वास करता था और उसी विश्वास के कारण जो है यह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था और उन्हीं के अनुसार जो है कार्य भी करता था। दिल्ली में हुमायूं ने मीना बाज़ार की शुरुआत की थी। इसके अलावा हुमायूं की जो सौतेली बहन थी उसने, जो जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं का विवाह जो भी हुआ था उसका वो थी हमीदा बानो बेगम, यानी इसकी पत्नी जो थी वो थी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र था जिसका नाम था अकबर, वो इसका उत्तराधिकारी हुआ था। यह इसका एक इकलौता पुत्र था जो इसके बाद जो है गद्दी पर बैठा। अब दूसरे उत्तराधिकारी हुमायूं के पश्चात जो है हम लोग चलते हैं अकबर की ओर, जो कि इसका थर्ड यानी मुग़ल साम्राज्य का तीसरा उत्तराधिकारी हुआ था। तो अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और इसकी जो मृत्यु थी वो 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था और मृत्यु के पश्चात इसे अर्श आशियानी कहा गया था, यानी कि इसको एक नाम दिया गया था अर्श आशियानी, यानी स्वर्ग में रहने वाला। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद यह बहुत कम आयु में ही जो है उत्तराधिकारी बन गया था, यानी कि शासक बन गया था। उस समय क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी तो इसने बैरम खान के संरक्षण में जो है गद्दी को संभाला हुआ था। बैरम खान इसका पूरा जो है सहायक था, इसकी हर बात में सहायता करता था, युद्ध में, युद्ध नीति सिखाने में, सारी चीज़ों में जो है बैरम खान ने इसको अपना संरक्षण दे रखा था। अकबर ने जो पहला युद्ध था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है इसने लड़ा था, जो हिंदू राजा हेमू के साथ इसने लड़ा था, ठीक है। और हेमू को हरा करके इसने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जो हिंदू राजा हेमू था उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, यानी कि जो अब अकबर का जो पहला युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था और वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था जो कि हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। आपने पीछे पढ़ा था कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था, वो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि दिल्ली का शासक था। उसी को जीत करके सबसे पहले बाबर ने जो है भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अकबर के समय काल का दूसरा युद्ध 1575 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि अकबर के सेनापति ने महाराणा प्रताप को हराकर मेवाड़ को जीत लिया था। यानी इसके सेनापति को, अकबर के सेनापति थे मान सिंह, यानी कि मान सिंह और जो है महाराणा प्रताप के साथ ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था और मेवाड़ राज्य को जीत लिया था। अब जानते हैं कि अकबर की ऐसी उपलब्धियां क्या थीं जिसके कारण कि अकबर को याद किया जाता है। एक तो अकबर ने नौरोज उत्सव शुरू कराए थे, इसके अलावा झरोखा दर्शन शुरू किया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर बसाया था और उसी नगर में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनवाया था, जिस दरवाजे को बुलंद दरवाज़ा कहा जाता था। इसी
परिवेश में जो है यहाँ पर धार्मिक परिचर्चाएं होती थीं। इसी में अंदर इसने जो है एक इबादत खाना बनवाया था और इस इबादत खाने में जो है सभी धर्मों को लेकर के जो है अलग अलग विद्वानों के साथ परिचर्चा की जाती थी और सभी धर्मों को जो है वो बराबर का महत्व दिया जाता था। इसके अलावा अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया था और जोधाबाई का महल बनवाया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था तौहीदे इलाही, या जिसको दीने इलाही भी कहा जाता था। ये दीने इलाही जो धर्म था इसका पुरोहित वो अबुल फजल को उसने बनाया था। इसके अलावा अकबर की जीवनी जो थी वो अबुल फजल ने लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। और अकबरनामा में केवल अकबर के बारे में ही नहीं लिखा गया था बल्कि जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, उसके पूर्वजों तक का जो है इसमें यहाँ पर जिक्र किया गया था। तो इसके पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक का वर्णन किया गया था और जो इसका दूसरा और तीसरा भाग था उसमें जो अकबर का ऐतिहासिक जो काल रहा है, यानी उसका किस प्रकार का साम्राज्य रहा, किस प्रकार की उसकी नीतियाँ रहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अकबर ने राजपूतों और मुस्लिमों को एक करने के लिए एक नीति भी चलाई थी जिसको सुलह कुल नीति भी कहा गया था। मोहम्मद अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था अब्दू सम्मत। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि अकबर के दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान रहे थे जिन्होंने कि हिंदी साहित्य की बहुत सारी पुस्तकों का जो है यहाँ पर लेखन किया था। तो आइए अब जानते हैं कि अकबर के दरबार में कौन कौन से ऐसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। सबसे पहले है कि अकबर के दरबार में मुख्य नवरत्न जो है वो थे और उन नवरत्नों में कौन कौन व्यक्ति थे। सबसे पहला था बीरबल, जिसका कि वास्तविक नाम महेशदास था और अकबर ने इसको कविराज की उपाधि दी थी। अकबर के सभी नवरत्नों में यह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था और यही ऐसा व्यक्ति था जिसने कि सबसे पहले दीने इलाही धर्म को अपनाया था। दूसरा व्यक्ति था अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो इतिहास, दर्शन और साहित्य का विद्वान था और इसने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तीसरा व्यक्ति आता है तानसेन। तानसेन जैसे कि आपने पहले भी नाम सुना होगा, यह संगीत सम्राट था और इसको जो है कंठ भर वाणी विलास की उपाधि मिली थी। ये भी अकबर ने ही इसको दी थी और इसने नए नए रागों का, ध्रुपद गायन शैली आदि का विकास जो है किया था। चौथा जो विद्वान आता है वो आता है अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खान के दो पुत्र थे, अब्दुल रहीम खान खाना और फैजी। फैजी जिसका नाम अबुल फजल भी था। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो था ये बैरम खान का पुत्र था और यह उच्च कोटि का विद्वान और कवि था। इसने बाबरनामा जैसी पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किया था। जैसे कि आपने देखा बाबरनामा जो थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फ़ारसी में अनुवाद किया था। पांचवा व्यक्ति आता है मानसिंह। मानसिंह जो था वो भगवान दास का पुत्र था और जैसे कि आप जानते भी हैं जो अकबर की पत्नी थी हरवाबाई या जोधाबाई जिसको इन नामों से जाना जाता है, यह उसका जो है भतीजा था और यह अकबर का सेनापति भी था। यह काफ़ी बहादुर और वीर था। इससे पहले आपने देखा था कि इसने महाराणा प्रताप को हरा करके मेवाड़ साम्राज्य को जीत लिया था। छठा आता है आपका राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है ये भूमि सुधार की इन्होंने बहुत जो है एक सफल योजना बनाई थी जिसका नाम था दहसाला बंदोबस्त और इसी के कारण जो है इसको प्रमुख रूप से याद भी किया जाता है, यानी भूमि बंदोबस्त के लिए राजा टोडरमल को याद किया जाता है। सातवां आता है आपका फैजी। फैजी यानी अबुल फजल, ये जो है एक कवि भी था और फैजी जो था वो अबुल फजल का भाई था और यह एक उच्च कोटि का कवि और लेखक था।
इसने बहुत सारी जो आप देखते हैं कि जो हमारी संस्कृत भाषाओं में लिखी गई जो पुस्तकें हैं, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और एक गणित की पुस्तक रही है लीलावती, इन सभी पुस्तकों का इसने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसका मतलब कि ये संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञाता रहा था। इसके अलावा 8वां व्यक्ति आता है हकीम हुमाम। हकीम हुमाम जो है वो अकबर का बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था और अकबर का रसोई प्रबंधक भी था, यानी कि रसोई का प्रबंध जो है वो यही देखता था। अब नौवा आपका आता है जिसका नाम है मुल्ला दो प्याजा। ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति था इसे प्याज खाना बहुत पसंद था और ये हमेशा जो है 2 प्याज़ों का इस्तेमाल करता था, इसीलिए अकबर ने प्यार से इसका नाम जो है मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। यह अरब का एक व्यक्ति था और जो कि अपनी मतलब मधुर बोलने के लिए और अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध रहा था। अकबर ने एक नया संवत भी शुरू किया था जो कि इलाही संवत कहलाया। इलाही संवत को इसने शुरू किया था। इसके अलावा जो सैन्य व्यवस्था थी, मनसबदारी प्रणाली, वो भी अकबर ने ही शुरू की थी। अकबर ने दास प्रथा और बहु प्रथा को समाप्त करने के लिए काफ़ी जो है प्रयास किए थे और अपने समय में इन सब चीज़ों को इसने काफ़ी जो है बंद भी करवा दिया था। अब जानते हैं अकबर की पत्नी। अकबर की पत्नी कौन थी? अकबर की पत्नी का नाम था हरवाबाई, मरियम उज्जमानी हरवाबाई उर्फ जोधाबाई। अब जैसे कि आपने जो है सुना भी होगा कि जो जोधाबाई थी वो अकबर की पत्नी नहीं बल्कि अकबर की पौत्रवधू थी, लेकिन कहीं कहीं जो है इनकी पत्नी के नाम के रूप में भी इसको जो है याद किया जाता है, जिसका नाम जो है वास्तविक नाम जो था वो हरवाबाई था, लेकिन उर्फ करके कहीं कहीं उसको जो है जोधाबाई भी नाम दिया गया है। अकबर का जो पुत्र था वो था सलीम। सलीम इसको नाम दिया गया था क्योंकि अकबर ने मन्नत मांगी थी सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर के, जिसकी मन्नत जब इसकी पूरी हुई थी तो इसका एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम इसने सलीम रख दिया था। प्यार से अकबर इसको शेख बाबू भी कहता था, जो बाद में जहांगीर के नाम से अकबर का उत्तराधिकारी बनकर के गद्दी पर बैठा था। तो ये था हमारा जो है मुग़ल काल के 3 उत्तराधिकारियों का हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया है। इसके वीडियो जो है आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो आगे के 3 उत्तराधिकारी हैं उनका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज का आपके लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार समझ नहीं आता है वीडियो को 2 बार देखिए। और अगर आपको कुछ जानना है, इसके अलावा कुछ और आपको जो है पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं और अपने जो सुझाव हैं वो भी मुझे भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं मैंने पहली बार ये वीडियो बनानी शुरू की है, कुछ गलतियाँ भी रही हैं, शायद कहीं कहीं मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसी भी हुई है, तो उसके लिए जो है क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे से इस तरह की सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर पाऊँ और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये सारा सिलेबस जो है रिवाइज़ कराने की। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा और आप जो है याद भी कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि समझा नहीं जा सकता, बट हम इसको एज ए स्टोरी के उसमें जो है करके जो है अच्छे से इसको जो है याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। बाय।